औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सदा खुश रहें। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 13 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इस चैप्टर के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीरुल इंतखाबी सवालात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs आपके लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए किए जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहना है ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के MCQs आपके मुकम्मल हो जाएं और आपको समझने में किसी तरह की मुश्किल पेश ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये घंटी भी खड़का दें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। ये शुरू करने से पहले ना कुछ बातें सुन लें इस यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 13 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है कि हमने चार्जेस को स्टडी करना है इन रेस्ट पोजीशन, यानी चार्जेस का मुतालिया किया जाएगा जब वो रेस्ट की हालत में होते हैं, अपनी जगह पर पड़े हुए होते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों तरह के चार्जेस एक दूसरे पर किस तरह का असर डालते हैं, पहले वो बात बहुत अच्छी तरह समझ लें। तो बच्चों, जो चार्जेस सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, एक दूसरे को परे धकेलते हैं। जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मुखालिफ चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इससे रिजल्ट ये निकला, जब भी किसी जगह पर पड़े हुए दो अपोजिट चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन जब यही चार्जेस सेम हो गए, एक जैसे हो गए, चाहे दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तो ये दोनों तरह के चार्जेस, यानी नेगेटिव को रिपेल करेगा, दफा करेगा, और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दफा करेगा। इन बातों को अपने माइंड में रखना है और इसके साथ जो कूलम्ब्स लॉ है इसको भी जहन में रखना है। तो हम इन चार्जेस को जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं माइंड में रखते हुए MCQs शुरू कर रहे हैं। ये MCQs पहले उर्दू के अंदर और फिर इंग्लिश में भी बताए जाएंगे। 13.1 दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला MCQs है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे अलिफ है, पॉजिटिव चार्ज को कशिश करता है। बे, पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है। जीम, न्यूट्रल चार्ज को कशिश करता है। दाल है, न्यूट्रल चार्ज को दफा करता है। तो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है, रिपेल करता है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन बे है इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है, क्योंकि जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है और बे ऑप्शन में भी पॉजिटिव चार्ज और साथ लिखा हुआ है दफा करता है। तो ये करेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है। इसलिए हम बे जो है इसके गिर्द दायरा लगा देते हैं, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। अब इंग्लिश के अंदर चलते हैं, स्टेटमेंट सुन लें। अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन ए है
अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी है रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, सी ऑप्शन है अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज, ऑप्शन डी है रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज। तो यहाँ भी गौर करें तो जो ऑप्शन बी है, चूंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव को ही रिपेल करता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऑप्शन बी को हमने टिक कर दिया, इसके गिर्द सर्कल लगा दिया है। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में ऊपर लिखा हुआ है एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रगड़ने से उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रगड़ने से उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि दूसरा जिस्म अब जब रगड़ा है तो उसने अपना नेगेटिव चार्ज उसको दिया है, इसका मतलब है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन अलिफ में लिखा हुआ है न्यूट्रल होता है, बे में नेगेटिव तौर पर चार्ज्ड, जीम में पॉजिटिव तौर पर चार्ज्ड और दाल में लिखा हुआ है ये तमाम। तो चूंकि जब इज्साम को रगड़ा गया तो जिस्म पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए दूसरा चार्ज जो हमने ऑप्शंस में से ढूंढना है ना, वो भी नेगेटिव तौर पे चार्ज होगा। तो ऑप्शन बे में लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज्ड, तो हम ऑप्शन बे को सर्कल कर देते हैं, यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब यही इंग्लिश मीडियम में भी सुन लें, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज, एन ऑब्जेक्ट गेन्स excess negative charge after being rubbed against an other object which becomes A neutral, B negatively charged, C positively charged, ऑप्शन डी है either A, B or C। तो स्टूडेंट्स उर्दू में भी हम बता चुके, दूसरा चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्जड होता है। इधर जो ऑप्शन बी है वहां लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड, इसलिए ऑप्शन बी को नेगेटिवली चार्ज्ड वाले ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 3 है, अच्छी तरह समझना है, लंबी स्टेटमेंट है। दो गैर चार्ज शुदा इजसाम, दो गैर चार्ज शुदा इजसाम यानी ये ऐसी बॉडीज हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है, ना ए पे कोई चार्ज था ना बी पे, इनको आपस में क्या किया, रगड़ दिया। जब जिस्म बी को, दोनों को ए और बी को आपस में रगड़ा और फिर जिस्म बी को नेगेटिव तौर पर चार्ज किए गए जिस्म सी के पास ले गए, सी के पास लाया जाता है, तो दोनों इजसाम एक दूसरे को दफा करते हैं। सी पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो बी पे भी फिर कौन सा आया है, नेगेटिव आया है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मिंदरजा झैल में से कौन सा जुमला जिस्म ए के बारे में दुरुस्त होगा। स्टूडेंट्स ए और बी को रगड़ा गया और फिर बी पर कौन सा चार्ज आया पता नहीं, बी को कहाँ ले गए, एक चार्ज सी के पास ले गए, सी पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव था, तो बी और सी ने एक दूसरे को रिपेल किया। सी पर नेगेटिव है, इसका मतलब है रगड़ने के बाद, बी को ए के साथ रगड़ने के बाद बी पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो अब कहता है दोनों इजसाम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सी पे तो पहले ही नेगेटिव था, बी पर नेगेटिव आ गया, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो जो फिर चार्ज बी पे है, क्योंकि ए और बी को रगड़ा था, बी पे नेगेटिव आया, तो फिर ए पर बी नेगेटिव चार्ज होगा। अब ऑप्शन देख ले, अलिफ गैर चार्ज शुदा रहता है, बे पॉजिटिव तौर पर चार्ज होता है, जीम नेगेटिव तौर पर चार्ज हो जाता है, दाल इस पर चार्ज मालूम नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ऊपर स्टेटमेंट से हमने वाजे कर दिया कि ए पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑप्शन जीम में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन जीम को हमने सर्कल कर दिया है। अब यही इंग्लिश में भी सुन लें,
और बस फिर नेगेटिव तौर पे चार्ज आएगा किस पर, ए पर, उस पर हम निशान लगा देंगे। टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन ऑब्जेक्ट बी is placed near a negatively charged object C. The two objects repel each other. Which of the following statement is true about A? तो उर्दू के अंदर ही मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया और क्लियर हो चुका है कि जो ए ऑब्जेक्ट है उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन सुन लें इंग्लिश में। ए में लिखा हुआ है रिमेन्स अनचार्ज्ड, बी में लिखा हुआ है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सी में लिखा हुआ है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और डी में लिखा हुआ है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल कोई पता नहीं कौन सा चार्ज है, लेकिन हमने उर्दू मीडियम वाली स्टेटमेंट से आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि नेगेटिव चार्ज आया है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑप्शन सी पर हम सर्कल किए देते हैं और यही करेक्ट आंसर है। नंबर 4 उर्दू में, जब आप एक प्लास्टिक की सलाख को अपने बालों में मुतअद्दिद बार रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ कशिश करते हैं, तो रिजल्ट तो सामने आ गया कि जो प्लास्टिक की सलाख है जिसको बालों के साथ रगड़ा गया है उस पर एक तरह का चार्ज और कागज के टुकड़ों पर वक्ती तौर पर दूसरी तरह का चार्ज है। इसलिए उन कागज के टुकड़े किधर को खींचे चले गए हैं, प्लास्टिक रॉड की तरफ कशिश करते हैं। इस मुशाहदा से आप क्या नतीजा निकालते हैं? अलिफ, सलाख और कागज पर मुख्तलिफ किस्म का चार्ज है। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन अलिफ ही दुरुस्त है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें। सलाख पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जीम, सलाख और कागज पर एक जैसा चार्ज है, ये तो हो ही नहीं सकता, वरना कागज के टुकड़े प्लास्टिक रॉड की तरफ कैसे जाते। दाल, सलाख पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये भी मुमकिन नहीं। तो ऑप्शन अलिफ है, सलाख और कागज पर मुख्तलिफ किस्म का चार्ज होता है, इसलिए ऑप्शन अलिफ के गिर्द स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया है, दायरा लगा दिया है। अब इंग्लिश में भी सुन ले। When you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of paper are attracted towards it. What does this observation indicate? Option A है the rod and the paper are oppositely charged, यही correct है। B, C, D पढ़ लें। The rod acquires a positive charge. C, the rod and paper have the same charges, ये भी नहीं हो सकता। D, the rod acquires a negative charge। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, the rod and the paper are oppositely charged, so they attract each other। अब बढ़ते हैं जी अगले ऑप्शन की अगले MCQs की तरफ, जो है नंबर 5। MCQs नंबर 5, कोलंब के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासला को बढ़ा दिया जाए तो उनके दरमियान कशिश की फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोलम्ब्स लॉ में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर डी स्केयर या आर स्केयर होता है, यानी आर स्केयर या डी स्केयर उनके दरमियान डिस्टेंस होता है। तो फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाती है। तो क्या लिखता है, कोलम्ब के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासला को बढ़ा दिया जाए तो उनके दरमियान कशिश की फोर्स पर असर पड़ेगा। तो कशिश की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अलिफ में लिखा हुआ है बढ़ जाती है, बे में लिखा हुआ है कम हो जाती है, यही करेक्ट है।
जी में लिखा हुआ है कोई तब्दीली नहीं आती और दाल में लिखा हुआ है मालूम नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बे है, कम हो जाती है, और यही दुरुस्त है क्योंकि दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना चार्जेस के, वो और फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस के दरमियान कम हो जाएगी कूलम्ब्स के लॉ के लिए, इसलिए हमने ऑप्शन बे को सर्कल कर दिया है। अब इंग्लिश में भी सुन लें। According to Coulomb's law, what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? ऑप्शन ए है increases, ऑप्शन बी है decreases, सी है remains unchanged, डी है cannot be determined। तो ऑप्शन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डिक्रीजेस, इसलिए ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 6 है कोलंब का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है। कोलंब का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है। अलिफ हरकत करते हुए पॉइंट चार्जेस, नहीं जी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो यहाँ चार्जेस को स्टडी किया जाता है रेस्ट पोजीशन में साकन हालत में, तो ये कहा हरकत कर रहे हैं इसलिए नहीं है। बे हरकत करते हुए बड़े साइज के चार्जेस के लिए। जीम है साकन यानी इन रेस्ट पॉइंट चार्जेस के लिए। दाल है साकन और बड़े साइज के चार्जेस के लिए। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जीम जो है ना साकन और पॉइंट चार्जेस, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है चार्जेस को स्टडी करना साकन हालत में रेस्ट पोजीशन में, और कोलम का लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, इसलिए ऑप्शन जीम जो है इसको हम सर्कल किए देते हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इंग्लिश में भी सुन लें। द कोलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर ए मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, सी है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, डी है स्टेशनरी एंड लार्ज साइज चार्जेस। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7 है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इब्तदाई तौर पर 4 सेंटीमीटर के फासला पर रखा गया है। जब ये फासला 1 सेंटीमीटर हो तो इन के दरमियान फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स पहले फासला 4 सेंटीमीटर था। हम जानते हैं कि कोलम्स का कानून है, लॉ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो पहले फासला 4 सेंटीमीटर था, 4 का स्क्वायर 16। अब फोर्स और डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये फासला कम होके रह गया 1, यानी फासला 4 गुना कम हो गया। तो जब 4 का स्क्वायर लिया तो 16, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी फोर्स पहले से करीब आ गए, 1 सेंटीमीटर के फासले पर आ गए हैं चार्जेस, तो 16 गुना फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन देखें, पहले से 4 गुना कम होगी, कम तो होनी नहीं बढ़नी है, क्योंकि जो चार्जेस हैं एक दूसरे के करीब आ गए हैं। पहले 4 सेंटीमीटर के फासले पर थे और अब 1 सेंटीमीटर के फासले, पहले से 4 गुना ज़्यादा होगी। 4 का स्क्वायर लेना है, वो 4 नहीं बनता, पहले से 8 गुना ज़्यादा होगी। दाल में लिखा हुआ है पहले से 16 गुना ज़्यादा होगी, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 16 बनता है। अब फासला 1 सेंटीमीटर रह गया है 4 सेंटीमीटर की निस्बत, इसलिए फोर्स पहले से 16 गुना ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन दाल में लिखा हुआ है, दाल को हम सर्कल किए देते हैं। इंग्लिश में भी सुन लें स्टूडेंट्स। अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर सो दैट दे आर नो ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज। ऑप्शन ए है 4 टाइम्स स्मॉलर देन बिफोर, बी है 4 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, सी है 8 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, और ऑप्शन डी है 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। तो ये 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर होगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 बनता है, और अब ये 4 कम होके 1 हो गया है, इसलिए ऑप्शन डी के गिर्द हम सर्कल किए देते हैं। नंबर 8, एक
10 कोलम्ब के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स, मैंने इसका डाटा बना के हल कर दिया है, तो फिर जो दुरुस्त आंसर आएगा वही ऑप्शन में से हम सर्कल कर देंगे। चार्ज कितना है? 10 कोलम्ब है। वर्क डन कितना हुआ है? 5 जूल। और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। फार्मूला क्या है? W बराबर Q ज़रब V। हमने V मालूम करना है, V अपनी जगह पे रहेगा, Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके W वर्क को डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। तो V किसके इक्वल हो गया? W बटे Q। W कितना है? वर्क डन कितना है? 5 जूल। और चार्ज कितना है? 10। 5 को 10 पे डिवाइड करें ना तो 0.5 आता है, 0.5 वोल्ट। अब ऑप्शन देख लें, अलिफ में लिखा हुआ है 0.5 वोल्ट, बे में 2 वोल्ट, जी में 5 वोल्ट और दाल में 10 वोल्ट। तो हम इसको हल करके 0.5 निकाल चुके हैं, इसलिए ऑप्शन अलिफ में लिखा हुआ है। तो अलिफ के गिर्द हम दायरा लगाए देते हैं और यही करेक्ट आंसर है। आप इंग्लिश में भी जल्दी से सुन लें। 5 joule of work is needed to shift a 10 coulomb charge from one place to another place. The potential difference between the places is A 0.5 volt, B 2 volt, C 5 volt, D 10 volt। तो अभी अभी हमने कैलकुलेशन की है, तो उस कैलकुलेशन से ये आया है 0.5 वोल्ट, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को हम सर्कल किए देते हैं, टिक लगा देते हैं और यही दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9। दो छोटे चार्ज्ड स्फीयर्स को 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। दो छोटे चार्ज्ड स्फीयर्स को, स्फीयर्स गोले होते हैं, 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। मंदरजा झैल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज्यादा कशिश की फोर्स होगी? तो अलिफ है 1 Q जमा का 4 Q, बे में है -1 Q और -4 Q, जी में है +2 Q और +2 Q। तो ये अलिफ ऑप्शन में तो अट्रैक्शन कशिश होनी नहीं, बे में भी नहीं होनी, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, कशिश नहीं करते। अलिफ में सेम चार्जेस हैं, कशिश नहीं होगी। बे में सेम चार्जेस हैं, कशिश नहीं होगी। जी में भी सेम चार्जेस हैं, कशिश नहीं होगी। तो दाल में नज़र आ रहा है आपको काला काला, यानी 2 + 2Q और -2Q, ये अपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे। तो ऑप्शन दाल को हम सर्कल किए देते हैं। इंग्लिश में भी सुन लें। 2 small charged spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive forces? +1Q, +4Q रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे अट्रैक्ट। बी में भी सेम चार्जेस है, -1Q और -4Q, ये भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सी में है +2Q और +2Q, ये भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी में +2Q और -2Q हैं, ये अपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ ही अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन डी को सर्कल हमने कर दिया है। स्टूडेंट्स, आप बढ़ते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, अपनी अपनी जगह पे चलती रहती हैं। अलिफ में लिखा हुआ है एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं, गलत है। बे में एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती, यही करेक्ट है। जीम ज़्यादा फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं, यह भी गलत है। दाल कम फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं। तो रिजल्ट स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, अबूर नहीं करती। ऑप्शन बे में लिखा हुआ है एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती, इसलिए हमने बे ऑप्शन को सर्कल कर दिया है। अब इंग्लिश का भी सुन ले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन ए है ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, B never cross each other, C cross each other in the region of strong field, D है cross each other in the region of a weak field।
तो नेवर क्रॉस ईच अदर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट आखिरी एमसीक्यूज है, नंबर 11 है, 11 नंबर है। कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह की जाती है, कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह की जाती है। तो ऑप्शन की तरफ जाने से पहले फार्मूला देखें और हल कर दिया। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला बराबर होता है Q बराबर है CV। Q चार्ज होता है, C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने C को अलहदा करना है, कैपेसिटेंस मालूम करनी है। C अपनी जगह पे रहेगा, V दूसरी तरफ जाके Q को डिवाइड कर देगा। इस तरह कैपेसिटेंस बराबर हो जाती है Q बटे V। तो ढूंढते हैं ऊपर जी, ऑप्शन ए में VC लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Q बटे V, यही दुरुस्त है। जी में लिखा हुआ है QV, दाल में लिखा हुआ है V बटे Q। तो गलती से जल्दी से V बटे Q ना कर देना, आपको हल करके दे दिया है, Q बटे V है। ऑप्शन बे में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बे करेक्ट आंसर है, बे को हमने सर्कल कर दिया। अब इंग्लिश में भी सुन लें जी, इंग्लिश में लिखा हुआ है जी, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, ए VC लिखा हुआ है, B Q ओवर V लिखा हुआ है, C QV लिखा हुआ है, D में लिखा हुआ है V ओवर Q। तो हमने अभी अभी हल करके देखा फार्मूले को, तो Q ओवर V आता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने Q ओवर V जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, B को सर्कल कर दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपसे आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।